ओशिनोको कभी नाम नहीं सुना ना? नहीं। मैंने भी नहीं सुना था जब तक कि मुझे ये न्यूज नहीं मिली थी कि इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड ने फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड को रेटिंग के मामले में सरपास कर दिया है और माल की हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन चुके हैं। इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड करंटली माल पे 9.4 रेटिंग होल्ड कर रहा है। अगर आप फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एनिमे के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एनिमे माल पे बहुत सालों से नंबर 1 स्पॉट होल्ड कर रहा है। पिछले कुछ सालों में 1-2 एनिमे शोज ऐसे आए जिन्होंने रेटिंग के मामले में एफएमएबी को सरपास कर दिया था और माल के हाईएस्ट रेटेड एनिमे शोज बन गए थे, लेकिन वो एनिमे शोज उस नंबर 1 स्पॉट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए और एफएमएबी ने वापस से अपना नंबर 1 स्पॉट रिक्लेम कर लिया। अब देखना ये है कि कब तक ये एनिमे उस फर्स्ट स्पॉट को होल्ड कर पाती है। उनमें से एक शो था कागुया-सामा लव इज वॉर, जिसके सीजन 3 ने पिछले साल एफएमएबी को माल पे सरपास कर दिया था। आप में से शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि कागुया-सामा लव इज वॉर और ओशिनोको इन दोनों एनिमे को एक ही ऑथर ने बनाया है, जिनका नाम है आका आकासाका। इस एनिमे की मूवी की लेंथ है, क्या मतलब कि ये मूवी नहीं है, ये एक एपिसोड है बेंच। 1 घंटे 22 मिनट की मूवी नहीं होती? इतने बड़े एपिसोड कब से बनने लगे एनिमे में? ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? जहाँ तक मैंने सुना है इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन आने वाला है और उसमें टोटल 11 एपिसोड होने वाले हैं। इस शो की स्टोरी फॉलो करती है गोरो अमेमिया को, जो कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक 16 साल की सिंगर का भी बहुत बड़ा फैन है। वो उसका इतना बड़ा फैन है कि अपने पेशेंट्स के रूम में वो टीवी लगाकर उसके शोज देखता है। एक दिन उसकी किस्मत चमक जाती है और उसकी फेवरेट आइडल खुद उसके हॉस्पिटल में आती है। उसके हॉस्पिटल में आने की वजह होती है उसकी प्रेगनेंसी। उसके बाद जब गोरो उससे उसके बच्चों के बाप के बारे में पूछता है तो वो बताने से मना कर देती है। उसके बाद उसका मैनेजर बोलता है कि आई की प्रेगनेंसी की न्यूज अगर बाहर फैल गई तो उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसका चेकअप करने के बाद वो उसे बताता है कि उसके पेट में ट्विंस है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चों को सीक्रेटली एंड सेफली डिलीवर करेगा। लेकिन उसके डिलीवरी के एक दिन पहले ही गोरो का मिस्टीरियसली मर्डर हो जाता है। दैट एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, क्योंकि मैंने वो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। फिर मेरे माइंड में ख्याल आया कि मैं एक एनिमे देख रहा हूँ, सो आई शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बैक टू द स्टोरी। डेथ होने के बाद वो वापस से रिबॉर्न होता है उसी आइडल का बेबी बनके जिस आइडल का वो सबसे बड़ा फैन था। मतलब कि जो बेबी को वो डिलीवर करने वाला था वो बेबी वो खुद बन जाता है। जिस बंदे ने भी ऐसा कंसेप्ट सोचा होगा, आई थिंक ही डिजर्व सम अप्लॉज। उन जनाब से मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि आखिर क्या खा के तुम्हारे दिमाग में ऐसे कंसेप्ट आते हैं। बैक टू द स्टोरी। बॉर्न होने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी ट्विन सिस्टर भी उसी की तरह रिबॉर्न हुई होती है। उसकी ट्विन सिस्टर प्रीवियस लाइफ में कौन थी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो जब आप ये एपिसोड देखोगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर आप मेरी तरह होशियार हो तो। उसके बाद जैसे जैसे वो लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीछे की हार्श रियलिटीज और डार्क ट्रूथ्स पता चलते हैं और वो जानने के लिए आपको ये एपिसोड एक बार देखना पड़ेगा। इस एपिसोड की एंडिंग आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जाती है। उन क्वेश्चंस को ये एनिमे आगे जाके सॉल्व करेगी। इस एपिसोड की एंडिंग आपको इमोशनल कर देगी। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद इसकी एंडिंग के लिए तैयार नहीं था। ये एपिसोड कम और मूवी वाली फीलिंग ज्यादा देखे जाता है क्योंकि इसमें सभी तरह के इमोशंस है। इस एपिसोड के थ्रू ये एनिमे एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री के पीछे के हार्श रियलिटीज को एक्सपोज करती है, जैसे कि कैसे एक इंसान अपने बेनिफिट के लिए किस हद तक झूठ बोल सकता है। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े स्टार्स है वो कैसे ऑन कैमरा एक फेक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं और अगर एक एक्टर मूवी में हीरो या हीरोइन को आउटशाइन कर देता है तो कैसे कॉन्टेक्ट की मदद से उसके सीन्स को कट किया जाता है और सोलो आइडल बनने के लिए कौन से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ये सब चीजें आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। बहुत दिनों बाद ऐसे बोल्ड एनिमे देखने को मिली मुझे। इस एपिसोड का एनिमेशन काफी ज्यादा कलरफुल है, जिसको देख के मुझे वायलेट एवरगार्डन की याद आ गई। इस एनिमे को एनिमेट किया है डोगा कोबो स्टूडियोज ने। उन्होंने एनिमेट किया हुआ एक फेमस शो बताना हो तो उसका नाम है प्लास्टिक मेमोरीज, जो कि 2015 में आया था। मैंने पर्सनली तो ये एनिमे नहीं देखा, लेकिन जितना भी लोगों से इस एनिमे के बारे में सुना है वो अच्छा सुना है और ये पब्लिक में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। बहुत लोग इस एनिमे को इस साल का सबसे बेस्ट एनिमे बोल रहे हैं। इस साल डीमन स्लेयर का सीजन 3 आ चुका है, जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 आने वाला है, डॉक्टर स्टोन का सीजन 3 आने वाला है, क्लासरूम ऑफ एलाइट का सीजन 3 आने वाला है और फिर भी लोग बोल रहे हैं कि ये एनिमे इस साल का बेस्ट एनिमे होने वाला है। तो अब ये एनिमे इस साल का बेस्ट एनिमे होता है या नहीं वो हमें ये एनिमे खत्म होने के बाद पता चल ही जाएगा। बात तो सही है। तो रही बात इसकी रेटिंग की, तो ये एपिसोड नो डाउट काफी अच्छा है, लेकिन 9.4 आई थिंक इज बिट टू मच। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।